स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 4। इसमें पढ़ेंगे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं? इस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू एन ऑब्जर्वर लिखा है, हैविंग ए क्लॉक विद हिम विद रिस्पेक्ट टू विच द ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एट रेस्ट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। इसे हम कैसे समझेंगे? मान लो एक स्पेस में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और इसको मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी मीन्स ये मूव कर रहा है तो मैं इसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या स्पीड को स्टडी करने वाला हूँ। और मैं क्या करूँगा, मैं इसको अपना एक रेफरेंस एक्सिस ले लूँगा। यहाँ पर कुछ मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा है, वाई एक्सिस, और यहाँ पर ले लूँगा मैं जेड एक्सिस। ठीक है, और मान लो मैं इसके ओरिजिन पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ से सब्जेक्ट को स्टडी कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, एक्स वाई और जेड का, ये हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। और साथ में मेरे पास मैं क्या करता हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, ये मेरे पास टाइम के साथ इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज आ रही है ना, उसको मैं स्टडी करता हूँ। और ये एक्स वाई जेड और विद मेरे पास एक क्लॉक भी है, मतलब मैं टाइम के साथ इस सब्जेक्ट की वेरिएशंस को देख रहा हूँ। और इस पूरे सिस्टम को मैं बोलूँगा क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। थोड़ा ध्यान देना, आपने न्यूटन्स लॉ पढ़े हैं ना, न्यूटन लॉ जो आपको पता है कब वैलिड होते हैं? जब हमारे पास एक्सेलरेशन होती है ज़ीरो। किसकी? लेकिन ऑब्जर्वर की। ऑब्जर्वर मीन्स कैसे? जैसे मैंने आपको बोला ना, मैं अभी एक ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहा हूँ, मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, एक ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है स्पेस में, उसको मैं स्टडी कर रहा हूँ, दैट इज़ वाई आई एम एन ऑब्जर्वर। और मैं जब उसको स्टडी कर रहा हूँ तो मेरे न्यूटन्स लॉ है ना, मेरी ऑब्जर्वेशन न्यूटन लॉ को तब फॉलो करेगी जब मेरी एक्सेलरेशन कितनी है, ज़ीरो है। मीन्स मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेरी एक्सेलरेशन कितनी है, ज़ीरो है। तो तब न्यूटन लॉ क्या होते हैं, वैलिड। और जब न्यूटन लॉ वैलिड होते हैं ना, तो उस समय मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ना, उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और अगर मेरी एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है तो न्यूटन लॉ मेरी ऑब्जर्वेशन में से क्या नहीं होते हैं, न्यूटन लॉज वैलिड नहीं होते। अगर वो वैलिड नहीं होते हैं तो हमारे पास उस समय जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या आता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये दो टाइप्स थे, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, और स्पीड आपको पता है डिस्टेंस का बड़ा पान टाइम होता है। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइप्स ऑफ स्पीड। देखो, स्पीड जो हमारे पास ज़ीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव होती है, और जहाँ तो ज़ीरो हो सकती है किसी बॉडी की। ठीक है, लेकिन मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड तो पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? इफ़ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मान लीजिए एक आवर में मैंने कवर किया है 4 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में मैं दोबारा 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता हूँ। अगर इसी सीक्वेंस को फॉलो करूँगा तो मेरी जो है ना ये स्पीड होगी, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। ठीक है, आगे देखो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? मैंने एक आवर में 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, मैं नेक्स्ट 1 आवर में 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता हूँ, और अगले वाले में फिर 3 या 4 कर लेता हूँ। तो अगर ऐसा एक एक आवर में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड क्या होती है, देखो ध्यान से सुनना। मान लो मैंने एक कोई डिस्टेंस कवर किया, इतना लंबा डिस्टेंस है, पहला कुछ जो टी टाइम के लिए, मान लो कुछ समय T1 टाइम के लिए मैंने D1 डिस्टेंस कवर करी है। फिर आगे वाले समय में मतलब 1 या 2 घंटे के लिए मैंने उस 1 या 2 घंटे को मैं T2 मान लेता हूँ। उस समय में एक ही स्पीड रखी मैंने, मतलब मैंने D2 डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट T2 टाइम में मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, T2 डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट टाइम में मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, D3 डिस्टेंस कवर किया। तो एवरेज स्पीड किसके को आएगी, वो आएगी D1 प्लस D2 प्लस D3 डिवाइडेड बाई जितना भी टाइम है ना, T1 प्लस T2 प्लस T3, ये सारे समय टाइम जो होंगे ना, ये हमारे पास एवरेज स्पीड दे देंगे। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? अरे यार देखो, अगर आप मूव कर रहे हो, ठीक है ना, मैं 5 बज रहे हैं, मैं आपको पूछता हूँ बताओ स्पीड कितनी है आपके स्पीडोमीटर में बाइक में, तो जब आप देखोगे ना तो आप एक्चुअली में 5 बजे नहीं देख पाओगे, 5 बज के कुछ सेकंड्स पे देख पाओगे उसको, क्योंकि टाइम तो लगेगा ना आपको मेरे बोलने के बाद आपको उसको देखने में। तो एक्चुअली में हमारे पास उस वेलोसिटी को बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर किसी भी टाइम पर आप किसी को वेलोसिटी पूछते हो वो कौन सी होती है, सॉरी वेलोसिटी नहीं, स्पीड।
तो वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, ठीक है, क्लियर। देखो और आपको ये बताता हूँ, ये थोड़ा सा इसको देखना। मान लो हम आगे आके पढ़ेंगे कि हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस है और यहाँ पर क्या होगा, टाइम। टाइम और डिस्टेंस, ये टाइम और ये डिस्टेंस का जो ग्राफ होता है ना, एक्चुअली हमें स्पीड देता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। मान लो एक ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो जब आपको मैं ये नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है मान लो, ठीक है, मैं आपको कहीं इस पॉइंट पर पूछता हूँ बताओ आपकी स्पीड कितनी है, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट पर क्या करोगे, इस पॉइंट पर आप, तो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने एवरेज स्पीड को, ये सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड को देखना है, तो मान लो आपने क्या करना है, ये एक्स है ना, एक्स और टी मतलब डिस्टेंस और टाइम का आपने एक ग्राफ ड्रा करना है, और इसका ग्राफ ऐसे, अगर मान लो एक नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, समझते हो ना, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, ये नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, ठीक है। मैं आपको पूछता हूँ इस पॉइंट पर बताओ आपकी वेलोसिटी कितनी है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, तो इतने छोटे सी हिस्सा ना, ये एक छोटे से हिस्सा, इस पर टाइम क्या होगा, देखो आप ऐसे करोगे, सॉरी, देखो मैंने आपको बोला ये आपका नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, कहीं एक पॉइंट है इधर, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ बताओ इस टाइम पर कितनी वेलोसिटी हुई, तो आपको पता है जब इस टाइम को बात करोगे ना, तो वो थोड़ा सा आगे पहुँच जाएगा कुछ इधर, तो आपके पास इतने से गैप की डिस्टेंस ही, मतलब इतने से टाइम की आप क्या बताओगे, मतलब स्पीड बताओगे। और आपको बताऊँ इतने से जो टाइम होगा ना, छोटा सा जो टाइम, 5 बजे वाला, 5 बजे से 5 बजे बोला, लेकिन 5 बजकर 2 सेकंड्स पे आप मुझे बता रहे हो, तो वो जो टाइम गैप होता है ना, वो डी टी मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, डी टी मीन्स 5 से लेकर 5 बजकर 2 सेकंड्स की जो ये जो टाइम गैप है ना, 5 से लेकर 5 बजकर 2 मिनट 2 सेकंड्स तक, ये गैप मान लेते हैं डी टी। और जो डिस्टेंस कवर हुआ इतने से टाइम में, वो ले लेते हैं डी एक्स। तो मेरा यहाँ पर पता क्या कहने का मतलब ये है कि स्मॉल इंटरवल टाइम में, बहुत कम समय में बहुत ही कम डिस्टेंस कवर होता है, तो उस समय आपके पास जो टाइम या वेलोसिटी होती है ना, वो कहलाती है, छोटे से टाइम इंटरवल में वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, डायमेंशनल फार्मूला होता है m0 L1 और t-1। वेलोसिटी क्या होती है, देखो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम होता है, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड टाइम टेकन, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है। टाइप यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर। देखो जब कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट करे, मतलब जैसे 1 आवर में कोई डिस्प्लेस हो रहा है 4 किलोमीटर, नेक्स्ट आवर में फिर 4 किलोमीटर हो, लेकिन डायरेक्शन सेम रहना चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, तो हमारे पास उस वक्त जो वेलोसिटी होती है ना, वो कौन सी होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सी होती है, अगर हमारे पास एक बॉडी मूव कर रही है 1 आवर में 4 किलोमीटर कर रही है, नेक्स्ट 1 आवर में फिर 4 किलोमीटर कर रही है, लेकिन उसकी क्या भी चेंज हो रही है साथ साथ में, उसकी साथ साथ में क्या भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी अगर चेंज हो, अगर डायरेक्शन चेंज हो, तो हम उसको बोलते हैं कौन सी, स्पीड, वेलोसिटी, हम उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, मान लो हमारे पास किसी डिस्टेंस को मैंने b1 डिस्टेंस से कवर किया पहले, मान लो मैंने यहाँ से कहीं जम्मू जाना है, कहीं पर मान लो जाना है, ठीक है, पहला डिस्टेंस में b1 स्पीड से कवर करूँगा, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस b1 स्पीड से, नेक्स्ट v2 फिर v3, तो इस केस में मेरे पास एवरेज वेलोसिटी क्या बनेगा, इन सब का मीन, मैं सबको प्लस करूँगा, 3 के साथ डिवाइड करूँगा, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, ओके। फिर होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये भी बिल्कुल पहले की तरह ही है, ये वेक्टर है इसके ऊपर, ये भी वैसे ही होता है जैसे हमने स्पीड के बारे में पढ़ा है। रिलेटिव वेलोसिटी थोड़ा सा देख लें, ये रिलेटिव वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन हम याद रखना ये 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में नहीं पढ़ रहे हैं। देखो मान लो 2 बॉडीज़ हैं, ये है बी, मान लो दोनों कार्स हैं, ठीक है, एक कार में मैं बैठा हूँ, अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ, वो मेरी तरफ आ रहा है, तो मुझे इसकी वेलोसिटी कितनी फील होगी, मान लो इसकी वेलोसिटी बी ऑफ ए और इसकी वेलोसिटी बी ऑफ बी, तो आपको पता है जब भी 2 बॉडीज़ अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, याद रखो, चल रही हो, तो हमारे पास ए जो है ना, ए बॉडी जो है, इसके अंदर मैं बैठा हुआ, मुझे कितनी वेलोसिटी फील होगी बी की, वो आपके पास होगी बी ऑफ ए, एक्चुअली मुझे इसकी वेलोसिटी ज़्यादा फील होगी, वो होगी बी ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी, ये होगी रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों की, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर इज द वेलोसिटी विद विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू अदर,
मतलब ये मैं हूँ और मेरे लिए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, उसकी मुझे कितनी वेलोसिटी फील होगी, मतलब मेरी तरफ कितनी वेलोसिटी के साथ आ रहा है, वो एक्चुअली मेरी वेलोसिटी और उसकी वेलोसिटी को ऐड करूँगा ना, जो इतनी जो एक नई वेलोसिटी बनेगी ना, जो इतनी वेलोसिटी मान लो उसकी 4 है मेरी 5 है तो 9, तो मुझे वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरी तरफ आता हुआ नजर आएगा। इस तरीके से यार रिलेटिव वेलोसिटी, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है बॉडी तो बताओ रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी। ये देखो मान लो ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो उस समय ना इसकी वेलोसिटी बी ऑफ ए है, इसकी कितनी है बी ऑफ बी, तो इस समय ना जो टोटल वेलोसिटी होगी ना, नेगेटिव वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी भी होगी बी ऑफ ए माइनस बी ऑफ बी, बस ये बनेगा। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होता है उसको जो ऐसे एक्सेलरेशन कहते हैं, और हमारे पास हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर यू इनिशियल वेलोसिटी है, वी फाइनल वेलोसिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव देन वी अंडरस्टैंड इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव। देखो आपने ये याद रखना है, अगर मैंने बोला भाई किसी की एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास उसका जो है ना उसकी वेलोसिटी भी पॉजिटिव ही होगी। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव ही होगी। और इसका मतलब ये होता है कि उसकी स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, आगे देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी किसी की चेंज हो इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, अगर वेलोसिटी चेंजेस अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसको बोलते हैं हम क्या, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन है यहाँ पर, दिस इज नॉट वेलोसिटी एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन होती है टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब ये कुछ ऐसे होता है, ये मान लो यू इनिशियल वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग वाली, फिर वी उसकी फाइनल होगी तो टाइम, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आएगी वी माइनस यू अपॉन टी। क्लियर। फिर ये देखो लिखा हुआ है यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, वी मीन्स फाइनल वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कौन सी होती है, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताया, लेकिन इसमें थोड़ा सा देखना। देखो इंस्टेंटेनियस मैंने बोला एक्सेलरेशन होती है एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, और ये होता है डी वी अपॉन डी टी के इक्वल। बट आपने अभी भी पढ़ा कि v होता है डी एक्स अपॉन डी टी के इक्वल। तो अगर मैं इस v की वैल्यू इसमें पुट करूँ तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा डी वाई डी टी, और इधर बनेगा डी वाई डी टी। समझ आ रही है मेरी बात, ये बनेगा डी एक्स बाई डी टी। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमारे पास v होता है हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी। देखो यहाँ पर v डी अपॉन डी टी तो पहले का है इसमें, लेकिन v की जगह मैं डी एक्स अपॉन डी टी सब्सिट्यूट कर रहा हूँ ना, तो ये d और d मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों d और d मल्टीप्लाई होंगे, तो ये d और d मल्टीप्लाई तो बनेगा डी स्क्र एक्स, और डी टी इंटू डी टी बनेगा क्या, डी टी का होल स्क्वायर, तो डी टी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो दिस इज ऑल विद योर